पार्टी के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिला तो हम लोग अख्तरुल ईमान को सपोर्ट करेंगे। इसलिए अख्तरुल ईमान साहब इस बार हर हाल में एमपी बनेंगे। आपकी बात 2024 में उड़ेगी पतंग, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है सीमांचल। 2014 में अवैसी साहब को हम लोग जान पे नहीं करते थे। भाई कुछ लोग हारने के बाद भी आज दलाली कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2024 में हम लोग अख्तरुल ईमान साहब को, ओवैसी साहब को जिताने की काम करेंगे, उससे मजबूती से और काम करने की कोशिश करेंगे। बिहार में एमआईएम को नेस्तो नाबूद कर दो और आपको जो बनना है आप मेरे पास आइए, आपको जो भी बनना काम बना देंगे। तो सांसद अपना क्षेत्र का भ्रमण ही ना करे तो उसे पता कैसे चलेगा कि मेरे इलाके में कहाँ किस चीज़ की क्या किसकी जरूरत है। एमआईएम का चार्ज चला गया है, क्या दिक्कत है? वोटर नहीं गया साहब आपका। कुत्ता सिंहासन तक पहुँचा, पता चला कि गधा सत्ता में गधा बैठ गया है। आरएसएस को ना हिंदू से कोई दोस्ती है, ना मुसलमान से उसको कोई दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। उनको दुश्मनी है तो सिर्फ देश से दुश्मनी है। गठबंधन है, ये महागठबंधन है। कांग्रेस के नाम पे ठगने का काम बहुत दिनों से चला, 76 साल से चला। टास्क दिया गया, कोई भी जीत किया जाएगा, अख्तरुल ईमान नहीं जीतना चाहिए। हमसे ज्यादा किसी पार्टी को किसी ने यूज नहीं किया होगा और सबके अंदर खाते का हर चीज जानता हूँ कि कौन कितना दूर तक जुड़ा हुआ है। सीमांचल इतना पिछड़ा है, इतना बीमारू है, कोई रोजगार नहीं है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? 5 साल कांग्रेस को देखे, अच्छा, कोई काम कोई विकास नहीं हुआ। वो तो कामयाब हुए लेकिन न मोदी भागा न कांग्रेस की सरकार बनी। और हुकूमत ने क्या किया? मुस्लिम लीडरशिप का गला घोटा। सर अपना थोड़ा कुछ परिचय बताइएगा। एमआईएम के क्या हैं आप? प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष। पंचायत अध्यक्ष। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मसूद नाम है, मसूद आलम। अच्छा, कब से आप एमआईएम में जुड़े हुए हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से। पार्टी ठीक है? एडवाइजर बनाया। अच्छा, आप सर? आप एडवाइजर। इधर साला इधर साहब, कहाँ का घर है आपका? मजगाँव, मजगाँव। पंचायत मजगाँव, अच्छा अच्छा। टोला मजगाँव। तो क्या लगता है एमआईएम चुनाव में अच्छा करेगी इंशाअल्लाह, आने वाले चुनाव में? इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा। आप थोड़ा अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम दीपक कुमार सिन्हा है। दीपक कुमार सिन्हा। तो आप एमआईएम से जुड़े हुए हैं? जी, बहुत दिन से हम तो दीपक कुमार सिन्हा एमआईएम से जुड़े हुए हैं, मतलब कि क्या कुछ अल्टर लग रहा है पार्टी? हम जिला महासचिव हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको एमआईएम पार्टी हमको में? ये अच्छा लगा कि हम 5 साल कांग्रेस को देखे, अच्छा कोई काम कोई विकास नहीं हुआ, अच्छा अच्छा। है ना। और हम जो सोचते हैं अपना से कि कैंडिडेट देख के ही वोट देना चाहिए। तो 4-5 कैंडिडेट होगा, हमको सबसे अच्छा कैंडिडेट यही अख्तर साहब ही मिलेगा। अच्छा, जैसे कि एमआईएम पर आरोप लग रही है कि एमआईएम मुस्लिमों की पार्टी है ना। और आप दीपक कुमार सिन्हा हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता ना है? ना, हम नहीं मानते हैं हाँ? इसको। ना ना, नहीं मानते। पार्टी के कहीं मुसलमान या हिंदू हाँ। एक का नहीं होता है पार्टी। सर, नौ नियुक्त आपको बनाया गया है इस बार, क्या बनाया गया एमआईएम की तरफ से? मैं ब्लॉक एडवाइजर हूँ। अच्छा अच्छा। बनाया गया है मुझे कौन से पार्टी से? एमआईएम पार्टी से। अच्छा अच्छा। क्या कहना हमारे चाहेंगे आप? हाँ भाई मुखिया नौशाद साहब का देन है जो हमको ये चीज़ बनाया गया। मैं तो खुला रहना चाह रहा था लेकिन आज मुखिया जफर असलम साहब का हाँ। कि उनका देन रहा। आप खुला रहना चाहते थे, मतलब क्या जबरदस्ती बनाया गया ना क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे कि आपने बोला खुला रहना चाहते थे। मैं मुखिया जबर साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ अच्छा अच्छा। और इनके हर चीज़ का पालन करता हूँ और इन्होंने मुझे बनाया, हाँ। बहुत ही अच्छा पद दिया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जफर साहब के कहने पर बने हैं कि अपने आप मतलब कि खुद चॉइस से बने हैं? पार्टी भी साफ सुथरी है। अच्छा अच्छा। इसलिए बनाऊँ, ऐसे थोड़ी बनाऊँ। कुछ दिन पहले आप जेडीयू में थे? हाँ बिल्कुल। एक बात सुन लीजिए हाँ। कि हमसे ज्यादा हाँ किसी पार्टी को किसी ने यूज नहीं किया होगा हाँ। और सबके अंदर खाते का हर चीज जानता हूँ कि कौन कितना दूर तक जुड़ा हुआ है। एक चीज आपके अंदर देखने को मिल रही है, आप जिस भी पार्टी में जाते हैं, जिसके भी साथ रहते हैं, बिल्कुल खुले दिल से बात बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उछल उछल करके बोलते हैं। आज भी एमआईएम की मतलब कि फेवर में बोले। आज मुझे सबसे पहली बात, हाँ। मैं अक्सर ब्लॉक वगैरह जाता हूँ, थाना जाता हूँ, जिला जाता हूँ, तो अधिकारी लोग जो तारीफ करते हैं अख्तरुल ईमान साहब का, तो इस बात को मेरे दिल को छू लिया कि नहीं यार, साफ छवि के इंसान हैं और अख्तरुल ईमान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं तो अख्तरुल ईमान का सपोर्ट आप इस बिना पर कर रहे हैं कि अधिकारी उनका तारीफ कर रहे हैं कि सीमांचल के मतलब कि डेवलपमेंट को देख भाई कुछ लोग हारने के बाद भी आज दलाली कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, आप खुद मीडिया वाले हैं, आपको सब पता है, लेकिन आप लोग बोल नहीं पाइएगा, मजबूरी है आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अपना थोड़ा। मैं मोहम्मद जफर असलम, अच्छा अच्छा। प्रखंड अध्यक्ष एमआईएम कोचा धवन। प्रखंड अध्यक्ष कोचा धवन। आज सदस्यता अभियान के तहत मैं यहाँ आया हूँ
और संगठन को विस्तार कर रहा हो ताकि ज़मीनी सतह पे काम करे और मजबूती के साथ काम करे। आज हमारे बहुत सारे लड़के हैं जो अलता कमलपुर पंचायत के जो मेरे पार्टी में आए हैं, आज उन्हें सम्मान के खातिर मैं यहाँ आया हूँ। हमारे सदर साहब भी आए थे और इन लोगों को माल्यार्पण करके अभी वो 2024 चुनाव के लिए 24 तो आ ही चुका है, अब चुनाव का ही देरी है तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो क्या लगता है किशनगंज में अख्तरुल इमान साहब तो खैर आएंगे ही, लोकसभा में तो तय बात है, जीत होगी? बिल्कुल इस साल। अब अख्तरुल इमान साहब को रोकना आसान नहीं है, उनकी डगर बड़ी आसान इस बार है। चूँकि कांग्रेस के नाम पे ठगने का काम बहुत दिनों से चला, 76 साल से चला। 5 साल जो अपना कारखिलाफ जो वर्तमान एमपी है उनसे लोग संतुष्ट नहीं है, लोग बहुत नाराज है। जाहिर है कि मेरे पार्टी को लोग कबूल करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि टिकट खैर कांग्रेस को ही मिलेगी, बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ये भी दावा कर रही है किशनगंज में कि किशनगंज के लोग हम कांग्रेस को ही वोट देंगे क्योंकि केंद्र में मोदी को हराना है। तो क्या फिर एमआईएम को कैसे वोट देगी जबकि कांग्रेस को अगर बोल रहे एक ही बात को आप कितनी बार लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। पिछले दफ़ा भी यही बात थी कि मोदी को हराना है और कांग्रेस की सरकार को बनाना है, और हम लोग हमारे यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया, वो तो कामयाब हुए, लेकिन न मोदी भागा न कांग्रेस की सरकार बनी। तो अब बार बार एक झूठ कितनी दफ़ा बोलिएगा आप। अब लोग जागरूक हो गए, लोग अपने वोट की अहमियत और हैसियत जानते हैं। इस बार वोट बहुत सोच समझ और परख कर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक साहब, आपको क्या बनाया गया है पार्टी में? मुझे पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी के। कमलपुर पंचायत की। अच्छा, तो कमलपुर पंचायत में पार्टी को मतलब कि ऊंचाई तक ले जाने के लिए काम करेंगे आप इस हिसाब से? बिल्कुल ऊंचाई तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग जो अभी इतने सारे लोग हैं, अदर पंचायत के भी लोग हैं, हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ करके कैन सिस्टम काम करने की काम करेंगे और इंशाल्लाह 2024 में हम लोग अख्तरुल इमान साहब को, ओवैसी साहब को जिताने की काम करेंगे, उससे मजबूती से और काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा शुरू से आप देखते आ रहे हैं कि हमारे सीमांचल में खास करके किशनगंज में माइंड सेट बना हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और शुरू से उनको वोट देते आ रहे हैं। क्या इस बार भी वैसा होगा? देखिए, वही इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भरी बाजार में खरा कबीरा मांगे सबकी खैर। भरी बाजार में खरा कबीरा मांगे सबकी खैर, कांग्रेस का ये देन है, न केहू से दोस्ती न केहू से बैर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब की बार हम लोग का नारा ये होगा कि बहुत दिए वोट बहुत खाए चोट, बहुत दिए वोट बहुत खाए चोट, अब अपना पार्टी अपना वोट, और उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल। अब की बात 2024 में उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। अच्छा, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। अगर मान के चलिए उधर अगर तीर आ जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए, आने का यहाँ पे तीर आए कुछ भी आए, तो आपको इस बार देखिए हम लोग क्या करेंगे, कितने बार बदलाव करेंगे। अच्छा, आप जो बोले कि तीर आ जाए या कांग्रेस आ जाए, तो भैया देश में क्या कुछ हो रहा है इस सबको मालूम है। क्योंकि महागठबंधन में ये हलचल है कि तीर आए या फिर मतलब कि हाथ आए, पंजा आए, लेकिन जो तीर के जो कार्यकर्ता है वो बोल रहे हैं कि अगर तीर को नहीं दिया गया टिकट तो फिर मतलब कि महागठबंधन को नुकसान होगा। इसका मतलब महागठबंधन को नुकसान होगा तो बीजेपी को तो फायदा नहीं होगा, तो क्या एमआईएम को फायदा होगा? ये हम लोग 110% फायदे की बात है। तीर वाले कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं, तीर के कार्यकर्ता बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मैं सच बोलता हूँ, तीर के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिला तो हम लोग अख्तरुल इमान को सपोर्ट करेंगे, इसलिए अख्तरुल इमान साहब इस बार हर हाल में एमपी बनेंगे। क्या लगता है अख्तरुल इमान एमपी बनेंगे जैसे आजाद साहब बोल रहे हैं? इंशाल्लाह इस बार एमपी बनेंगे। पिछले बार भी जो है हम सबों ने वोट किए थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों का ज़्यादातर कहना था कि तो हम लोग कांग्रेसी हैं कांग्रेस को भी देख लिए कि तो पूरे किशनगंज वालों ने तो दिया, बाकी पूरा बिहार में वो ठगा गया। अब किशनगंज वालों जो है इस तरह से ठग में नहीं पड़ने वाले हैं, अपने नुमाइंदा खुद जो है चुनने में जो है कांग्रेस आपका नाम क्या है, कौन सा पद मिला है आपको? जी, मेरा नाम हुआ तारिक असलम, मैं युवा प्रेसिडेंट हूँ। युवा प्रेसिडेंट क्या पंचायत ब्लॉक कौन सा? कमलपुर पंचायत। क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कांग्रेस को वोट अब तक तो देते आए, 1947 में जब से देश आज़ाद हुई तब से हम लोग वोट देते आए। अभी आपको हम क्या बोले कि या मुसलमान की कोई रहनुमा है क्या, कोई रहबर है क्या? हर चीज़ का आपको मैं बता दूं, यूपी में जाइएगा आप तो मायावती है, वो दलित की लीडर है। पंजाब में जाइएगा तो अकाली दल पार्टी है जो खालिद वो पार्टी है, वो है सिखों की है। महाराष्ट्र में जाइएगा वहाँ पे आपको शिवसेना की पार्टी मिल जाएगी। अच्छा, उससे पहले हम लोगों का क्या होता, कोई लीडर नहीं था, कोई रहबर नहीं था। हम लोग
अभी कुछ भी बात होती है, जैसे कि आपको पता है कि बाबरी पर कौन बात करेगा, ओवैसी साहब, दादरी पर कौन बात करेगा, ओवैसी साहब, NPR, NCA या CA, इसका क्या नाम है, जुनैद इखलाक, पहलू खान, इस पर कौन बात करेगा। अच्छा, ये अभी कांग्रेस जो है, कांग्रेस हो या फिर आपका जो कोई भी दिगर हो, जैसे कि अब क्या नाम है, अखिलेश यादव हो या फिर आपका तेजस्वी यादव हो, ये हमारे बारे में कब बोले हैं। एक ही लीडर है, अपना रहबर है, अपना रहनुमा है, जिसको हम चुने हैं ओवैसी साहब को। और ओवैसी साहब को देखते हुए ओवैसी साहब ने हमारे अख्तर भाई को भी यहाँ पे खड़ा किया है, तो उनको देखते हुए हम लोग MIM को ही वोट करेंगे। अच्छा, जिताने का काम करेंगे। महागठबंधन की तरफ से जो भी किशनगंज के नेता वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी जब से मतलब कि विस्तार कर रहे हैं अपने पार्टी को पूरे देश में, तो वो मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर मुसलमान इकट्ठा ना होकर के उधर बीजेपी की तरफ एक सट्टा वोट मतलब की जा रहा है, और इधर महागठबंधन भी हार रहे हैं और बाकी अदर पार्टीज भी हार रहे हैं। वैसे हिसाब से मुस्लिमों की बात कहाँ कर रहे हैं, वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबके बारे में, सबके हितों के बारे में जो बोलते आ रहे हैं जो है, और सबकी नुमाइंदा कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। आज जो है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, वो वन साइड ही बात करते हैं। हालांकि वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर वो बात कर सकते हैं, मैं आपको सीमांचल की बात करूँगा, फिर पूरे देश में जब आज नहीं तो कल 2029 नहीं तो 2034 तक अगर चुनाव लड़ेंगे MIM पूरे हिंदुस्तान में, तो हम लोग भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जी आज हिंदूवादी की बात करते हैं और अमित शाह हिंदूवादी की बात करते हैं, वो सब सेकुलर है। अगर MIM अगर बोल दे ठीक है, मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, इससे लोगों वो चीज़ है। लेकिन आप देखिए आके के तेलंगाना में कितने हिंदू भाई को टिकट दिए, कितने हिंदू भाई जीते हैं। आज को मैं बता दूँ, जितने भी सांसद हैं हमारे बीजेपी में, एक भी मुसलमान का नाम बता दीजिए किस पार्टी में है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना रहबर चुनने का सबको है। क्या अगर कोई हिंदू भाई अगर बीजेपी को वोट दे, वो इतराज़ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उनका लीडर वोट दे सकते हैं। हम लोग अगर MIM को वोट देते हैं, हमने पहले कहा आपको कि बहुत दिए वोट, बहुत खाए चोट, अब की बार अपनी पार्टी अपना वोट। चलिए, और एक बात और, अख्तर ईमान साहब को अगर सत्ता का लालच होता, अगर बहुत गौर करने वाली बात है, बात ध्यान सुनिए पहले। अख्तर ईमान साहब को अगर सत्ता का लालच होता तो लालू प्रसाद पूरा रुझान बना चुका है कि यहाँ किसी तरह से बिहार में MIM को नेस्तो नाबूद कर दो, और आपको जो बनना है आप मेरे पास आइए, आपको जो भी बनना हो काम बना देंगे। लेकिन इस चीज़ को सोचना पड़ेगा हम लोग को कि कितना बड़ा ऑफर दे रहे हैं वो। चले जैसे कि आज़ाद भाई बोला कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि MIM पार्टी बिहार से नाबूद हो जाए और बाकी मेरा मतलब झंडा बुलंद हो, क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि RJD का जो फेवर रहा हमेशा, हाँ, कि मुस्लिमों के प्रतीक नहीं रहा कभी भी। अच्छा, यानी कि मुसलमान से, चाहे मुसलमान को कोई भी मुद्दा हो, वो यानी कि नहीं उठाते हैं, हमारा बात नहीं करते हैं। आखिर हम उनको क्यों वोट करें? जो हमारा बात करेगा और जो हमारा मसले मसाइल उठाएंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे इस बार। तो अभी मौजूदा डॉक्टर जावेद साहब MP हैं किशनगंज से, तो आने वाले चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है? उनको तो कभी शक्ल देखी ही नहीं है। शक्ल नहीं देखी है? नहीं देखे हैं उनको शक्ल कभी। तो वोट तो करते थे ना? हाँ, हम उनको वोट नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। हाँ, तो और लोग करते हैं ना, तो जो करते हैं उनको शक्ल दिखाते हैं। मगर एक बात ये है करते कि थे, अब करेंगे अब नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कभी उनका आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। कोई भी यहाँ पे इतना सारे आदमी हैं, आप पूछ सकते हैं कि आमने सामने कभी उनको देखे हैं? कभी भी नहीं देखे। क्या अब क्या है पार्टी में, अभी क्या बनाया गया आपको? जी, महासचिव बनाया गया हूँ कमलपुर पंचायत से। महासचिव जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर जैसे कि बताया कि डॉक्टर जावेद साहब वो अपना शक्ल नहीं दिखाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि शक्ल दिखाना जरूरी नहीं है, विकास करना जरूरी है। विकास करते हैं क्या? कहाँ हुआ है? सीमांचल सर से पूछ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कोई भी सांसद जब अपना क्षेत्र में नवनिर्वाचित होता है, हाँ, तो उसको कम से कम अपना क्षेत्र का भ्रमण तो जरूरी है। और जो सांसद अपना क्षेत्र का भ्रमण ही ना करे, तो उसे पता कैसे चलेगा कि मेरे इलाके में कहाँ किस चीज़ की क्या किसकी ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ आप जिसको हम आए तो आप स्टेज में अच्छा खासा बोल रहे थे, तो आपसे भी हम ये भी सवाल पूछ रहे हैं जो अख्तर ईमान साहब से पूछे कि हमारे सीमांचल खास करके किशनगंज में शुरू से कांग्रेस की राज रही है। आज़ादी से लेकर के अब तक मैक्सिमम वही राज किया है, अभी भी कांग्रेस का ही राज है। फिर भी सीमांचल पिछड़ा है, अपने पूरे बिहार तो छोड़े पूरे हिंदुस्तान में भी पिछड़ा है। कारण क्या है इसका? सच का सबसे बड़ा कारण है गुलामी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है सीमांचल, और इस जंजीर से कब बाहर होगा, ये सीमांचल को तय करना पड़ेगा।
सबसे पहली बात यह है कि जब तक गुलामी आपकी ख़त्म नहीं होगी तब तक आज़ादी की ज़िंदगी, देश 70 साल 75 साल पहले आज़ादी हो चुका है, लेकिन हम लोग सीमांचल वाले अभी भी कांग्रेस की गुलामी करते हैं और गुलामी से हम लोग बाज नहीं आते हैं। लेकिन यही चीज़ चले, हमेशा कांग्रेस का बनने का मेन मकसद ये रहा है कि इस बार बनाओ सरकार बनाएंगे, इस बार बनाओ सरकार बनाएंगे, लेकिन कब तक कांग्रेस की गुलामी करके सरकार बनाओगे? और बैसाखी का सहारा कब तक? अपने दम पे, अपने कदम पे चला करो। आज पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष में है कांग्रेस, लेकिन सत्ता तो दूर की बात है, विपक्ष में भी मजबूत नहीं है वो, और विपक्ष में भी उसकी बहुमत नहीं है। जितनी बहुमत विपक्ष में होनी चाहिए उससे भी कम है। और एक भी कांग्रेस पार्टी, अच्छा एक बात बताइए, एनडीए गठबंधन जब देश में सरकार बनाई थी 2014 में, तो मुद्दा क्या था गठबंधन का? एनडीए गठबंधन का मुद्दा ये था, और कांग्रेस पार्टी को इस बात से गला दबोचा था, इस बात से हराया था महंगाई को लेकर के। प्याज का दाम 80 रुपये 120 रुपये किलो था, यानी पूरे देश में महंगाई को लेकर के एनडीए गठबंधन ने कांग्रेस का गला दबोच करके 2014 में सरकार बनाई थी। और आज वही जिस एनडीए की सरकार है और जिस कांग्रेस पार्टी को पटका करके सेंट्रल में सरकार बनाई, लेकिन आज वही कांग्रेस विपक्ष में रह करके एक भी आवाज़ महंगाई के ऊपर उठाया हो? एक भी पूरे देश में किसी भी राज्य में कहीं वो धरना प्रदर्शन किया हो, या कहीं भी चक्का जाम किया हो, या कहीं भी सरकार को घेरने का काम किया हो? एक भी काम नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का भी वही काम है जो एनडीए का काम है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, सीमांचल में जैसे अख्तरुल साहब ने भी बताया कि सीमांचल में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, अशिक्षा सबसे ज़्यादा है, तो क्या अख्तरुल साहब को इस बार अगर जिता देंगे तो क्या ये सब में काम हो पाएगा? देखिए, हमने पहले ही बात आकर के हमने एक कहानी सुनाया कि एक कुत्ते और एक गधे के बीच में होड़ लगी, दोनों का होड़ लगा कि सबसे पहले लक्ष्य जो पार करेगा इस इलाके का राजा वही बनेगा। लेकिन कुत्ता को घमंड था कि हम पहुंच जाएंगे और हम अपना सत्ता बना लेंगे। लेकिन जब कुत्ता गधा दौड़ना शुरू किया तो पता ये चला कि कुत्ते की जो संगत कुत्ता होता है वो उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया। मोहल्ला से जब गुजर रहे थे तो कुत्ता को कुत्ते आगे बढ़ने ही नहीं दिया, गधा चलते रहा। जब कुत्ता सिंहासन तक पहुंचा, पता चला कि सत्ता में गधा बैठ गया है। तो कहने का इसका मेन उद्देश्य ये है कि कुत्ते को डिस्टर्ब अगर रास्ते में कोई किया तो उसका अपना काम उसका खुद अपना साथी कुत्ता ही किया। अगर कुत्ते को डिस्टर्ब ना किया होता तो कुत्ता जब पहुंचा लक्ष्य पे कि गधा सत्ता पे बैठ गया है, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि काश अगर हम पहुंच जाते तो आज भला हम अपने ही लोगों का करते, दूसरे का नहीं। ये जाहिर सी बात है कि आज अगर एमआईएम पार्टी को अपना रहबर बना करके अख्तरुल साहब को अगर एमपी बनाने का, सांसद बनाने का काम करते हैं, नवनिर्वाचित सीमांचल क्षेत्र से चुन करके भेजने का काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो शीशा का पुल नालंदा में नहीं, अपना किशनगंज में भी बनाने का काम करेगा। चलिए, आप थोड़ा अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नेहाल अख्तर है, मेरा घर कोचा धामन हुआ और AIM पार्टी का प्रखंड प्रवक्ता जो जिला में बनाया गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइएगा पहले। मेरा नाम मोहम्मद राहत आलम हुआ। अच्छा, अभी आपको कुछ बनाया गया पार्टी की तरफ से? पार्टी महासचिव हम जिला महासचिव। अच्छा, पहले से महासचिव है? नहीं, पहले हम प्रखंड अध्यक्ष थे। अच्छा, हाँ। हाल में हम उससे छोड़ करके उधर गए हैं, उधर। अच्छा, जिला में चले गए, अपना प्रखंड से निकला करके। हाँ, जिला में गए तो क्या लगता है कि जिला में अख्तरुल साहब इस बार आ पाएगा? क्योंकि महागठबंधन में अभी चल रही है दो फार, किशनगंज में खास करके, अदर मतलब कि क्षेत्र छोड़ करके, क्योंकि किशनगंज में जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, या फिर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को भी, एमआईएम को मिलेगा? इंशाल्लाह एमआईएम को 100% फ़ायदा मिलेगा। हमारे यहाँ के लोग, सीमांचल के लोग, जमाने से आज़ादी से लेकर के अब तक, अभी एक भाई बोल रहे थे कि गुलामी से निकल नहीं पा रहा है, ये 100% नहीं 200% सही है। हमारे यहाँ के कुछ युवा लोग हैं जो जानबूझ करके, तालीम याफ्ता होकर के, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि लोगों को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। बीजेपी, एक बात अभी सवाल किए आपके, अवैसी साहब के आने से जो है और लोग मजबूत हो जाते हैं। 2014 में अवैसी साहब को हम लोग जान पे नहीं करते थे।
2000 में बीजेपी एनडीए खाया सरकार में आ गई फुल मेजोरिटी में। उन लोगों का ये काम जो है देश को बर्बाद करने के लिए आज नहीं 150 साल 200 साल से आरएसएस मजबूती से अपना काम कर रहा है। आरएसएस को ना हिंदू से कोई दोस्ती है, ना मुसलमान से उसको कोई दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। उनको दुश्मनी है तो सिर्फ देश से दुश्मनी है कि मेरा राज कैसे चलेगा। आरएसएस वाला वही चाहते हैं और उसी के एजेंडे पर बीजेपी काम कर रही है। उसको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई जहाँ जाए, पब्लिक जहाँ जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। देश का अर्थव्यवस्था 55 लाख करोड़ था घाटा, लेकिन आज 205 लाख करोड़ में चला गया। ये कहाँ सरकार लेके गया? इससे किसी को मतलब है? कांग्रेस 75 साल से राज कर रही है हमारा सीमांचल में। ये की बात है, कांग्रेस का झंडा जिसके पास होगा हम उसी को वोट देंगे। ये धारणा पहले से बनी हुई है और अब लोग समझ रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी कांग्रेस के प्रतिनिधि लोग जीत के गए यहाँ से लोकसभा या विधानसभा, सारे लोग मुर्दा किस्म के लोग गए। हम लोग के जैसा आदमी, हम लोग चौक चौराहा में रहने वाला, जिला से हमेशा हम लोग का संपर्क रहा। किशनगंज में 15 दिन हम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आज तक हम लोग सांसद का मुंह नहीं देखे। और जो अभी हाल में हमारे यहाँ के पूर्व लोग हैं और प्रेजेंट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, सीमांचल के लिए कोई मुद्दा है नहीं उन लोगों के पास। चूँकि मुंह में आवाज़ नहीं है, लोगों के से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सीमांचल तरक्की कैसे करेगा, यहाँ का हिंदू मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? आज मेरा बच्चा अगर पढ़ता है तो उसमें हिंदू का भी बच्चा पढ़ता है। हम लोग तो पैदा होने से लेकर के अब तक देखते आ रहे हैं कि हम लोग गला मिल करके जी रहे हैं और इंशाल्लाह जिएंगे। लेकिन ये भाजपा हो या कांग्रेस, ये कांग्रेस की दोहरी नीति की वजह से आज भाजपा जो है सत्ता में आ चुकी है। अगर कांग्रेस की दोहरी नीति नहीं होती तो ये आरएसएस इतना उफान पर नहीं होता और हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान बर्बाद नहीं होता। आज ये जो देश में कर्जा आ रहा है, ये जो कर्ज चल रहा है, ये इसमें क्या सिर्फ मुसलमान ही को फायदा होगा अगर कर्ज नहीं चढ़ने से? आज जहाँ कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ में छोड़ा था, उसको लाके 205 लाख करोड़ में लाके पहुंचा दिया। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सर से। जैसे कि सर ने बताया कि जो भी यहाँ से जीत करके जाते हैं महागठबंधन से, वो सब मुर्दा है। तो क्या कैसे मुर्दा है आप बता सकते हैं? ये महागठबंधन हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं, महागठबंधन है, ये महागठबंधन है। 2015 में एक महागठबंधन बनाया और 2 साल के अंदर वो फिर बीजेपी में चला गया। उसको महागठबंधन कहाँ से बोलिएगा? आज भी ये लोग महागठबंधन बनाए हैं, फिर जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएगा, उसके ऊपर क्या एतबार है? एतमाद। और रही बात, हम जो लड़ रहे हैं अपने हक और हुकूक के लिए, आज सीमांचल इतना पिछड़ा है, इतना बीमारू है, कोई रोजगार नहीं है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोगों ने आज़ादी के बाद किसको जिताया? सबसे ज़्यादा कांग्रेस को जिताया। उन्होंने क्या किए? आज अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा में खड़े होकर के यहाँ के हक और हुकूक की बात करते हैं, बोलते हैं। और बोलने से जमहूरियत में आवाज़ है बोलना, अगर नहीं बोलिएगा तो आपका सुना नहीं जाएगा। ना भी सुने, कम से कम हमको जिताया यहाँ के लोग, हम वहाँ जाके बोलते हैं। आप क्या है मतलब कि इसमें पार्टी में एमआईएम में डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, यूथ सिक्योरिटी बनाया है। यूथ सेक्रेटरी, अच्छा। और मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग आज़ादी के बाद किसको वोट दिए? कांग्रेस को भी वोट दिए, राजद को वोट दिए, जदयू को वोट दिए। क्या सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? सब लोग जानते हैं। आज हमारे यहाँ के लोग एमआईएम को जिताए क्या कह करके मेरी एक आवाज़ बने। और हुकूमत ने क्या किया? मुस्लिम लीडरशिप का गला घोटा, क्योंकि मुस्लिम का लीडर ना हो, इसका लीडर होगा तो यहाँ आकर के होल्ला करेंगे, आवाज़ उठाएंगे अपने हक हुकूक के लिए। ऐसे लोगों को चुना जाए वहाँ पे कि शरीफ लोग हमारे यहाँ आकर के कोई कुछ न मांगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि यहाँ पर एमआईएम को यहाँ के सीमांचल के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनको जिताने का भी काम किया। उसमें से 4 विधायक को आरजेडी तोड़ लिया या फिर खुदे चले गए, तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि फिर से अगर वोट देंगे फिर से अगर चले जाए तो? बेहतर आपने सवाल किया। क्या आपको जानकारी है गोवा में 11 ठो एमएलए कांग्रेस का चला गया और पार्टी से चले जाते हैं, उसका इतना हल्ला नहीं होता है। एमआईएम का 4 चला गया है, क्या दिक्कत है? वोटर नहीं गया साहब आपका? क्या वोटर गया है आपका? वोटर से अभी कोई बात की है? वोटर साइलेंस है, वोटर को गुस्सा है। इलेक्शन आएगा तब वोटर अपना गुस्सा उतारेगा इसके प्रति। और रही बात कि एमआईएम एक मैसेज देके गया हमारे सीमांचल में कि आप लोगों के मुंह में आवाज़ देके गया
कम से कम अपना आवाज़ बखूबी खुल करके बोलते हैं। मैंने तेलंगाना में भी गया चुनाव में, भी मैंने जिक्र भी किया। कांग्रेस ने 119 सीट में चुनाव लड़ा साहब वहाँ पे, और 6 मुस्लिम को टिकट दिया। कहाँ पे? यहाँ एमआईएम चुनाव लड़ रहे थे। और कांग्रेस क्या किया? मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार बना दी, मगर कांग्रेस ने एक भी मुसलमान एमएलए को नहीं जिता पाया, यहाँ तक कि अजहरुद्दीन को भी नहीं जिता पाया। तो क्या समझते हैं आप? हमारे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, कहीं भी आप देख लीजिए कांग्रेस का नीति, कितना टिकट देते हो मुस्लिम को। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अख्तर उल साहब ने भी अपने भाषण में बताया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब हम कोचा दमन से लड़ रहे थे तो नीतीश कुमार ने खास तौर से हमको हराने का काम किया। तो इसका मतलब क्या है कि अख्तर उल को हराने का काम किया, या फिर एमआईएम यहाँ पर पाँव ना पसार सके इस वजह से मतलब कि एमआईएम को हराने का? मैं भी था प्रशांत किशोर के मीटिंग में, और उन्होंने खुल कर कहा हमें टास्क दिया गया, कोई भी जीत किया जाए अख्तर उल नहीं जीतना चाहिए। क्यों आखिर? क्योंकि आपको मालूम है अख्तर उल के आंख में आंख डाल करके उंगली उठा करके अगर बात करने वाला असेंबली में कोई है वो अख्तर उल है। यहाँ पर दो बात आती है ना कि एक तो अख्तर उल है, दूसरे वो एमआईएम पार्टी से लड़ रहे थे। तो एमआईएम पार्टी को लेकर कि वो हराने की मतलब कि साजिश रची, या फिर अख्तर उल को हराने की एमआईएम? मुस्लिम का कोई लीडरशिप ना हो, ये लोग मेरे पास आके गुलामी करे, मेरा पार्टी से इलेक्शन जीत के जाए, जो मैं बोलूँ वही करे, मैं ना बोलूँ तो एक अपने कौम के लिए, अपने वहाँ के लिए, अपने इलाका के लिए कोई मुद्दा का बात ना कर सके, इसीलिए उन लोगों को यहाँ से भगाओ और मेरा आदमी जीत के आए जो मेरा चमचागिरी करे। यही मामला है और कोई दूसरा मामला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप ना हो। मुस्लिम लीडरशिप का गला घोटा दिया, क्यों? यादव की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। आपको जानकारी, रामदास अठावले एक जमाना से अपने पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में आता है, एक ही से जीत के आता है। शुरू से ही वो अपने लोगों का काम करता है, वो जीतता है। सेंट्रल में वो मिनिस्टर भी है, कोई भी सरकार हो, रामविलास पासवान की तरह। तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है, मेरे बीच में मेरा लीडर होना चाहिए, मेरा आवाज़ होना चाहिए। हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के पास? क्या लालू के पास? क्या बेटा के पास, जो हमारा बात सुने नहीं? इसलिए अपने बीच का अपने लीडर होना चाहिए और मेरा आवाज़ वहाँ उठाना चाहिए। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर। सबसे बुरा स्थिति हमारे यहाँ पे क्या है? शिक्षा नहीं है, शिक्षा का स्थिति बहुत ख़राब है, रोजगार का स्थिति है ही नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, कभी कोई बीमार होता है तो बाहर लेके जाना पड़ता है। मैक्सिमम ज़्यादातर देखते हैं कि अपने सीमांचल के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। क्यों? उसका मेन कारण क्या है? वातावरण की वजह से या फिर मतलब की व्यवस्था की वजह से? सरकार की वजह से। सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ के कुछ बड़े वो लोग नेता है, यहाँ के लोगों को बीमार देखना चाहता है, यहाँ हॉस्पिटल देखना नहीं चाहता है वो लोग। यहाँ क्या देखना चाहता है? यहाँ के लोगों को बीमार देखना चाहता है, लाचार देखना चाहता है, क्योंकि मैं जैसे चाहूँ ऐसे इन लोगों से वोट दे दूँ और ये लोग वोट देंगे। मजबूर होंगे तभी वोट देंगे, मजबूत होंगे तो कभी हमको वोट नहीं देंगे। राजस्थान को देख लीजिए, 5 साल में पड़ी वोट, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षा हासिल किए हैं, इसकी वजह से। हमारे यहाँ अशिक्षित है, वो लोग चाहता है कि इसका बच्चा अशिक्षित रहे, अशिक्षित रहेगा तो हमको ये वोट देंगे, अशिक्षित रहेगा तो ये हमें वोट नहीं देंगे।